नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे पृथ्वी के परिक्रमण गति के परिणाम के बारे में, अर्थात पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण हमारी धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं या फिर क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम इस धरातल पर देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपना क्लास आरंभ करूं, इस चैनल को देखने वाले सभी नए दोस्तों को मैं बता देना चाहती हूं कि यहाँ मेरा क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक पहुंचना है जिनका किसी भी कारणवश विद्यालय का क्लास मिस हो जाता है या फिर छूट जाता है और वे काफ़ी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। उन्हें मेरा एक हीलिंग टच पहुँचे, यही मेरा प्रयास है। आप सबसे अनुरोध है मेरे चैनल को ज़रा लाइक करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं अपना क्लास लूँ इसका नोटिफिकेशन, इसकी सूचना आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं उन सारे बच्चों तक पहुंच पाऊँ। बात करते हैं पृथ्वी के वार्षिक गति के बारे में। अब वार्षिक गति के प्रभाव क्या क्या होते हैं, उसके पहले वार्षिक गति से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति यानी परिक्रमा जो होता है किसी भी वस्तु या नक्षत्र के चारों ओर, या हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं, किसी भी मंदिर के चारों तरफ घूमकर आने से उसको परिक्रमा कहा जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक बार घूमकर जब चली आती है उसको समय लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। अब इतने समय में पृथ्वी एक बार सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसको कहते हैं वार्षिक गति या परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा गति यानी परिक्रमा काल जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय परिक्रमा काल कहलाता है। अब ये जो घूमने का प्रोसेस है ये कहाँ से होता है, तो इसका एक पथ है, रास्ता है जिसको ग्रह पथ कहा जाता है और उस ग्रह पथ में ये घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये पथ जो है अंडाकार और काफ़ी दीर्घ वृत्ताकार कक्षपथ होता है, यानी बहुत बड़ा कक्षपथ। इसमें कोई और नहीं इस रास्ते में जाता, केवल अकेली पृथ्वी ही जाती है। सब ग्रहों का अपना अपना ग्रह पथ होता है। अब ये जाती है या घूमती है, इसकी स्पीड क्या होती है या फिर इसकी गति क्या होती है। जैसे स्कूटर, साइकिल इत्यादि या रेल, बस का अपना एक पर आवर वाला जो है सिस्टम होता है कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में जाएगी। तो पृथ्वी की भी अपनी एक स्पीड है, वो है 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1,00,000 किलोमीटर जो है ग्रह पथ तय करती है पृथ्वी। लेकिन इसमें कोई कमी या बढ़ावा स्पीड का नहीं होता है कि कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए। इसकी परिक्रमण गति जो है सेम टू सेम एक सा ही निरंतर रहता है। इसमें कोई कम गति या ज़्यादा गति वाले सिस्टम नहीं होता है। अब ये एक ही स्थिति में झुकी हुई अवस्था में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सदैव एक ही दिशा में झुकी रहती है। और झुके हुए कोण जो बनता है वो है 23.5 डिग्री का कोण बनाकर जो है पृथ्वी झुकी हुई है
अक्ष से, और कक्ष तल जो है 66.5 डिग्री यानी 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनता है कक्ष तल में, और झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। अब वार्षिक गति जो होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये घड़ी के सुई के बिल्कुल विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे घड़ी की सुई 12, 1, 2, 3 इस तरह से घूमती है, वैसे पृथ्वी नहीं घूमती। सूर्य के चारों तरफ काउंटर क्लॉकवाइज। अब काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 3 बजा है, तो 3 से घड़ी इधर जाएगी, यानी पृथ्वी की गति ऐसे होगी। पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, और घूमते हुए अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो जाती है घड़ी की विपरीत दिशा में। उसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। इस दिशा में घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। तो ये पृथ्वी की अपनी कुछ विशेषता हैं, जिस कारण वार्षिक गति के प्रभाव कुछ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के वार्षिक गति के प्रभाव के बारे में, यानी इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है धरातल पर वार्षिक गति के कारण। पहला है ऋतु परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ सीजन। हम धरातल पर देखते हैं कि गर्मी, वर्षा इत्यादि, ठंडक, अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही यहाँ ऋतु परिवर्तन दिखाई देता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, कभी देखेंगे कि दिन ज़्यादा बड़ा हुआ, कभी रात छोटी हुई। तो इस तरह सर्दियों में रात बड़ी, गर्मियों में दिन बड़ा, इस तरह का जो प्रोसेस हमको देखने को मिलता है वो होता है वार्षिक गति के कारण। अब सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणों का भी प्रभाव जो है वार्षिक गति का ही एक फल है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। जैसे ध्रुवीय इलाकों में ठंडक होती है और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, ये भी सूर्य की परिक्रमा के कारण ही यहाँ धरती पर दिखाई देता है। उसके बाद है अपसौर और अनुसूर्य की स्थिति। पृथ्वी पर जो है अपसौर और अनुसूर्य की स्थिति, एपिलियन और पेरिहेलियन दिखाई देता है, ये सूर्य की परिक्रमा के कारण। विषुव और क्रांति की स्थिति यानी इक्विनॉक्स और जो दिखाई देता है वो भी सूर्य की परिक्रमा यानी वार्षिक गति के कारण ही परिलक्षित होता है यहाँ पे। ऋतु परिवर्तन की स्थिति को जानने के लिए हम जानेंगे कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिसके कारण धरातल पर ऋतु परिवर्तन दिखाई देता है, और उसी जो डेट है या तिथि है उसके अनुसार साल में ऋतु का चेंज प्रारंभ होता है, यानी ऋतु वहीं से बदलना शुरू करती है। कुछ तिथियां हैं, देखेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा काल में पृथ्वी जो है प्रमुख 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। कौन कौन सी अवस्था है देख लें। 21 मार्च की स्थिति, 21 जून की स्थिति, 23 सितंबर की स्थिति और 22 दिसंबर की स्थिति। इन 4 स्थितियों का बड़ा महत्व है ऋतु परिवर्तन में। उसके बाद सूर्य की लंबवत तिरछी किरणें, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात, अपसौर अनुसूर्य की स्थिति और अधिवर्ष भी इसी ऋतु परिवर्तन के साथ दिखाई देता है वार्षिक गति के कारण। तो आगे हम चलते हैं, विस्तार में चर्चा करते हैं। अब विस्तार में चर्चा के दौरान देखते हैं, ये है पृथ्वी चारों ओर सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसकी ये स्थिति है, और इसके अनुसार
जो है ऋतु परिवर्तन का पहला स्थिति 21 मार्च। यहाँ देखें 21 मार्च गर्मी की शुरुआत या आरंभ शुरू हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद काल होता है। पृथ्वी जब परिक्रमा करते करते आती है 21 जून वाली स्थिति में, तो इस 21 जून के दिन यहाँ देखते हैं चारों अवस्थाओं को, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर की। तो 21 मार्च की स्थिति यहाँ से 22 दिसंबर से घूमते घूमते जब 21 मार्च की स्थिति में आती है पृथ्वी, इस समय सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ किरणें पड़ने लगती है। और इस दिन सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर पड़ने लगती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है, और इस कारण उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु दिखाई देती है। इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी बसंत विषु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु यानी ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस स्थिति से जो है कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या करते हैं, मार्च विषु भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 21 जून। 21 जून के दिन क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने बिल्कुल होता है और झुका होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। इस कारण इस स्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर में अर्थात कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए पृथ्वी की दूरी सूर्य से दूर होते हुए भी जो है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने बिल्कुल रहता है और दक्षिण गोलार्ध दूर होता है झुकी अवस्था होने के कारण। इसलिए इस स्थिति में उसके उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भाग में ग्रीष्म ऋतु दिखाई देती है। इस कारण क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होने से यहाँ 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति यानी चूँकि कर्क रेखा पर लंबवत से किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इसलिए इस स्थिति को कर्क संक्रांति या समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद आते हैं पृथ्वी घूमते घूमते 23 सितंबर की स्थिति तक पहुंच जाती है। 23 सितंबर जो है 21 जून के बाद सूर्य की किरणें दक्षिणायन होने लगती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो है सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं। इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकती हैं, तो यहाँ दिन रात बराबर होती है दोनों गोलार्धों में। जैसा 21 मार्च को हुआ था उसी तरह बिल्कुल 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है। इसके बाद क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तरायण होने लगती हैं, तो उत्तर की तरफ धीरे धीरे शीत ऋतु प्रारंभ होने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसके बाद वाली स्थिति में क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर आने शुरू हो जाती हैं। तो इस स्थिति में 23 सितंबर की स्थिति में बिल्कुल 21 मार्च के स्थिति के विपरीत स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑटम इक्विनॉक्स और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग इक्विनॉक्स और उत्तरी गोलार्ध में ऑटम इक्विनॉक्स होता है।
उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी की गति आगे बढ़ती है और 22 दिसंबर की स्थिति आती है। 22 दिसंबर की स्थिति में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने के कारण दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जैसे 25 दिसंबर बड़ा दिन हम लोग मनाते हैं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, और दक्षिणी गोलार्ध में सेम डे वो लोग ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं। तो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर की स्थिति में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु। ऋतुओं की इस वार्षिक परिवर्तन को ऋतु चक्र कहते हैं। यदि पृथ्वी झुकी न होती, अगर सीधी होती, तो क्या होता कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते तथा कोई भी ऋतु परिलक्षित नहीं होता या दिखाई नहीं देता। अब आते हैं दिन रात का छोटा बड़ा होना। अब तक हम देखें कि पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, उनका पोजीशन बदलता रहता है और सूर्य के परिक्रमण मार्ग में यानी रास्ते में पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही ओर झुका रहता है। देखिए, एक ही ओर झुका हुआ है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात, 6 महीने का दिन दक्षिणी गोलार्ध में, कभी उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन, ये स्थिति बनती है। इसका एकमात्र कारण है पृथ्वी का झुका होना। उत्तरी गोलार्ध का प्रत्येक स्थान सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाता और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में। इस कारण क्या होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं दिन और रात। तो इस तरह से जब सूर्य की स्थिति अलग अलग होती है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात दिखाई देती है। जैसे यहाँ देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध इसके विपरीत है सूर्य के। यहाँ भी ये पोजीशन, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पीछे है। तो इस अवस्था में जब गई है ये स्थिति, देखिए यहाँ पे आके अलग हो जा रही है, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में आ गई ये स्थिति सूर्य के सामने, जबकि ये 21 मार्च वाले में सूर्य के सामने दक्षिणी गोलार्ध है। इसी परिस्थिति के कारण जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात भी दिखाई देता है। अब जानते हैं सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणों का रहस्य। अब सुबह क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी दिखाई देती हैं और दोपहर जाते जाते सूर्य की किरणें एकदम सिर पे ऊपर दिखाई देता है और लंबवत पड़ता दिखाई देता है। तो इसका भी यही कारण है सूर्य की परिक्रमण गति। सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी के छोटे भाग पर पड़ती हैं, इसलिए उनसे अधिक गर्मी मिलती है लंबवत जब होता है, और जब तिरछी होती हैं किरणें तो बड़े भाग को घेरती हैं, जिससे उसकी ऊष्मा, उसका प्रकाश बड़े भाग पे दिखाई पड़ता है, जिस कारण ऊष्मा भी कम मिलती है और प्रकाश भी। तो इस तरह से सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणों के कारण ये सारी स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। अब आते हैं लीप ईयर यानी अधिवर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने के लिए उसे समय लगता है 365 दिन, है कि नहीं। अपनी सुविधा के लिए तो हम लोग 365 दिन मान लेते हैं, लेकिन
पूरा समय उसे कितना लगता है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। अब 365 दिन को ही वर्ष मान लेते हैं, लेकिन ये 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड लगभग 4 सालों में एक दिन पूरा वह अवधि बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन। अब उस एक दिन को हम लोग फेंकेंगे नहीं। जैसे माताएं रोज़ रोज़ क्या करती हैं, थोड़ा सा चावल अलग करते रह जाएं, एक दिन वो बहुत बड़ा आकार पकड़ लेता है। या एक एक रुपये गुल्लक में डालें तो एक दिन 100 रुपये हो जाता है। उसी तरह ये जो समय है 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का, वो 4 साल में एक दिन यानी 24 घंटे बन जाता है। अब उस एक दिन को हम क्या करें, फेंक नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, साल के सबसे छोटे महीने यानी फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। तो जिस वर्ष वो एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, वो एक दिन जुड़कर 29 दिन का फरवरी का महीना बन जाता है और साल क्या बन जाता है, 366 दिन का साल बन जाता है। तो एक दिन अधिक हुआ, इसलिए उस साल को अधिवर्ष कहते हैं। अब अधिवर्ष कौन सा साल है, इसको समझेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे, जैसे देखेंगे अभी 2025 है। अब 2025 को 4 से, चूँकि 4 साल में होता है एक दिन कंप्लीट, इसलिए 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो भागफल जो भी आए, लेकिन शेष फल कोई नहीं आना चाहिए, एकदम कट जाना चाहिए। तो वो साल जो है अधिवर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए शेष फल बच गया। 2024 को लेते हैं, तो यहाँ पे 2024 जो है पूर्णतः कट गया, तो यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचा, यानी 2024 जो है अधिवर्ष था। तो इस तरह हम अधिवर्ष निकालेंगे 366 दिन, यानी 2024 का वर्ष जो था वो 366 दिन का था। समझ में आया? नहीं समझ में आए तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना और कमेंट करके बताना कहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं अनुसूर्य और अपसौर की। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है अपने ग्रह पथ से, तो डिस्टेंस जो है यानी दूरी सूर्य से पृथ्वी की हमेशा बराबर नहीं होती है। कभी थोड़ा दूर तो थोड़ा नज़दीक, इस तरीके से होती है। तो नज़दीक वाली जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है, और 3 जनवरी के दिन हर वर्ष पृथ्वी की दूरी सूर्य से लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इस स्थिति को कहा जाता है अनु सूर्य। बच्चे हमेशा याद रखेंगे, अनु यानी छोटा और सूर्य अनुसूर्य। तो इस स्थिति, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बच्चे अनुसूर्य को अपसौर और अपसौर को अनुसूर्य बना देते हैं। नहीं, अनु यानी छोटा, ये याद रखेंगे। और 3 भी छोटा है, 3 जनवरी। तो इस तरह 14 करोड़ 70 लाख की दूरी जब होती है पृथ्वी और सूर्य के, तो इस स्थिति को अनुसूर्य कहा जाता है। और पृथ्वी परिक्रमा करते करते जब ऐसी स्थिति पर आती है जब उसकी दूरी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति हर वर्ष 4 जुलाई को होती है। तो 4 भी बड़ा है, याद रखेंगे, और 15 करोड़ 20 लाख भी बड़ा है, इसलिए 4 जुलाई की स्थिति 15 करोड़ 20 लाख, इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। और अनुसूर्य 3 जनवरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने जिन जिन बातों की चर्चा की, वो सारी चीज़ें केवल और केवल मात्र सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं।
बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी स्थितियाँ परीक्षा में आते हैं। अनुस्वर अपस्वर भी आता है, उनके डेट आते हैं, उनके डिस्टेंस कितने हैं वो आते हैं। और 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर की स्थिति का भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। इसलिए इसको ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, और आशा है समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा और अधिक समझने के लिए बार बार वीडियो को देखें, समझें। हमने प्रयास किया है सरल भाषा में समझाने की। और कौन सा टॉपिक आपको समझना है ये भी कमेंट करके बताएं। आज यहाँ अभी तक इतना ही। थैंक यू।